आज हम लोग जो सेनापति के बचे हुए पद हैं उनका अध्ययन करेंगे, जिसमें पद नंबर 7 और 8 को देखेंगे हम लोग। 7 नंबर का पद है आप लोगों के, मनुहु प्रबाल ऐसे होठ लाल लाल भुज कंचन मृणाल तन चंपक की माल है, लोचन विशाल देखी मोहे गिरधर लाल, आज तू ही बाल तीनी लोक में रसाल है, तेरी तरुणाई सेनापति बनी आई चाल, चलती सुहाई मानो मंथर मराल है, ने की देखी पाई मुँह पे बरनी न जाए तेरी, देह की निकाई सब गेह की मशाल है। यहाँ पर कवि जो हैं नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं और कि नायिका किन किन उपमानों के साथ यहाँ पर जो है अपनी सौंदर्य की झलक दिखा रही है, और उपमानों का जो उसकी तुलना है वो कैसे फीकी पड़ रही है, इसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, सेनापति कहते हैं कि तेरे होठ लाल लाल मानो तेरे होठ जो लाल लाल हैं ये मूंगे के समान लाल हैं। मूंगा लाल रंग का होता है, प्रबाल यहाँ पर है मूंगा अर्थात तुम्हारे जो होठ हैं वो सुंदर सुंदर लाल लाल हैं और ऐसा लगता है कि जैसे मूंगे का उन्होंने रूप धारण कर लिया हो। भुज कंचन मृणाल तन चंपक की माल है, और तुम्हारी भुजाएं मानो स्वर्ण के कमल की नाल हैं। कंचन मृणाल कमलनाल, मृणाल का मतलब होता है कमलनाल, अर्थात तुम्हारी भुजाएं स्वर्ण के कमल की नाल हैं। और तन का मतलब शरीर, तुम्हारा जो शरीर है वो चंपा के फूलों की माला जैसा सुंदर है, अर्थात वैसी खुशबू वैसा सुंदर जो है तुम्हारा शरीर है। लोचन विशाल, और तुम्हारी बड़ी बड़ी आँखें, देखई मोहे गिरधर लाल, अर्थात तुम्हारी बड़ी बड़ी आँखों को देखकर श्री कृष्ण जो हैं क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। आज तू ही बाल, अर्थात हे बाला नायिका, आज तुम ही जो है तीनों लोकों में अपने सुंदर यौवन रस से परिपूर्ण हो। तीनों लोक में रसाल है, अर्थात यौवन रस से तुम, तरुणाई का मतलब होता है यौवन, ते ही तरुणाई, इसलिए तुम्हारी जो यौवन रस से परिपूर्ण हो, ये तुम्हारा जो यौवन है, अब तेरा ये यौवन क्या है, पूरे निखार पर है। तेरी तरुणाई सेनापति बानी आई चाल, सेनापति कह रहे हैं कि तुम अब पूरे यौवन पर हो और तुम ऐसे चलती हो मानो सुहाई, तुम चलती हुई ऐसी लगती हो, ऐसी मंद गति से चलती हो कि मानो कोई हंस धीरे धीरे चल रहा हो। मराल का मतलब होता है हंस, जैसे कोई हंस धीरे धीरे चल रहा हो। नेकी देखी पाई, मैंने तुम्हें थोड़ा ही देखा है, नेकी का मतलब थोड़ा सा, मैंने तुम्हें थोड़ा सा देखा है, परंतु फिर भी इसलिए मैं तुम्हारे रूप सौंदर्य का वर्णन नहीं कर सकता। मुँह पे बरन न जाई तेरी, अर्थात तुम्हारा जो रूप सौंदर्य है उसका वर्णन करने में मैं क्या हूँ, असमर्थ हूँ। देह की निकाई, और तुम्हारी देह की सुंदरता अर्थात तुम्हारे रूप सौंदर्य तो वो ऐसे है जैसे सब गेहे की मसाल, कि मानो अंधेरे घर में कोई मशाल प्रकाश का पुंज जला करके और रख दिया गया हो, अर्थात तुम्हारे जाने से उस घर में क्या हो जाता है, चारों तरफ उजाला हो जाता है। तुम्हारे घोर वर्ण को देख करके, तुम्हारी सुंदरता को देख करके वहाँ पर चारों तरफ जो है प्रकाश फैल जाता है। इसलिए जो तुम्हारा ये शरीर है वो क्या है, अत्यंत सुंदर है, और तुम्हारा जो रूप सौंदर्य है उसका प्रकाश पुंज जलती हुई उस मसाल के समान है, जिससे कि सारा घर का अंधकार दूर हो जाता है। विशेष अर्थ में हम लोग देख सकते हैं कि इसमें नायिका के होठ, उसकी भुजाएं, उसके शरीर की सुंदरता का वर्णन
किया गया है और साथ में ही उसकी मधुर चाल, धीरे धीरे मध्यम गति से चाल को जो है अत्यंत सुंदर बताया गया है। दूसरा है कि घर को प्रकाशित करने वाली मशाल रोशनी बताकर कवि ने उसके घर को आकर्षक, उसके रूप सौंदर्य के आकर्षक को बताने की कोशिश करी है। तीसरा है कि यहाँ रूप सौंदर्य का वर्णन कवि ने विस्तार से किया है, जिसके कारण कि उसमें अनुप्रास, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग हुआ है। चौथा विशेष अर्थ हम दे सकते हैं कि यहाँ पर कवि छंद में पर्याप्त यति गति का प्रयोग किया गया है। इस तरह से कवि ने अपने इस पद्यांश में जो है एक नायिका की सुंदर होठों की उपमा, उसकी भुजाओं की उपमा और उसके सुंदर बड़े नेत्र, जो कि किसी स्त्री के अत्यंत सुंदर होने पर ये वह स्त्री कितनी सुंदर हो सकती है, इस बात की कल्पना करी जा सकती है। दूसरा, उसकी मंथर मध्यम मध्यम चाल जो है हंस की गति के समान धीरे धीरे चलते हुए जो है अत्यंत सुंदर दिखाई दे रही है। अंतिम पद है आपके, बरन बरन तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल लहियत है, बंदी जीमी बोलत विरद वीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुण गहियत है, आवे आस पास पहुपन की सुबास सोई, सोंदे के सुगंध मांझ सने रहियत है, शोभा को समाज सेनापति सुखसाज आज, आवत बसंत ऋतुराज कहियत है। अर्थात कवि कह रहे हैं कि बसंत ऋतु को यहाँ पर एक राजा की तरह प्रस्तुत करके और वह किस तरह से अपने साजबाज अपने सौंदर्य के साथ आता है, इसका वर्णन इसमें कवि ने किया है। वो कहते हैं कि आवत बसंत ऋतुराज कहियत है, अर्थात आज बसंत ऋतु एक राजा की भांति आ रहा है और वह अपने राजा की भांति अपने दल बल और पूरे जोश के साथ अपने आगमन की सूचना दे रहा है। तो बसंत ऋतु यहाँ क्या है, एक राजा है और किस तरह से वह अपने दल बल के साथ प्रस्तुत होता है, इसका वर्णन इसमें कवि ने किया है। बरन बरन तरु फूले, बरन बरन अनेक प्रकार की, तरु फूले उपवन वन, अर्थात बसंत ऋतु के आगमन के कारण, नीचे वाली लाइन से हम लोग अर्थ लेंगे, आवत बसंत ऋतुराज, बसंत ऋतु के आगमन पर वनों और उपवनों में अनेक प्रकार के पेड़, फल, फूल फले हुए हैं और एक राजा की तरह सोई चतुरंग संग दल लहियत है, और पेड़ ही राजा की चतुरंग सेना के समान रूप में सुशोभित हो रहे हैं। अर्थात जिस तरह से राजा युद्ध में जाता है तो अपनी चारों सेनाओं के साथ युद्ध का जयघोष करता है, उसी तरह से बसंत अपने आसपास के वातावरण में, अपने चारों तरफ के वातावरण में, वन और उपवनों में तरह तरह के पेड़, फल, फूल इत्यादि में अपनी उस राजा की चतुरंग सेना के समान सुशोभित हो रहा है। बंदी जिमी बोलत विरद वीर कोकिल, अर्थात जिनमें तोते और कोयल ऐसे कूकती हैं कि मानो वे बंदीजनों की भांति अपने राजा की कीर्ति या वीरदावली गा रही हों, अर्थात अपने राजा का यशोगान कर रही हों। गुंजत मधुप गान गुन गैयत है, और भोरे भी गुण ग्रहण करते हुए उस राजा का यशगान कर रहे हों, उसकी कीर्ति का वर्णन कर रहे हों। आवे आस पास पुहपन की सुबास सोई, और बसंत के आगमन के कारण आसपास से फूलों की आने वाली सुगंध चारों तरफ फैली रहती है, सौंधे के सुगंध मांझे सने रहियत है, और वह सुगंध जो है चारों ओर राजाओं के महल में सर्वत्र फूलों की सुगंध भरी रहती है। शोभा को समाज,
उसी प्रकार राजाओं के महलों में वह खुशबू चारों तरफ फैलती रहती है और शोभा के समूह या संपूर्ण सुख को प्राप्त करने वाले सेनापति कह रहे हैं कि शोभा के समूह और संपूर्ण सुखों को अपने से युक्त होकर के आज ऐसा लगता है कि बसंत ऋतु का आगमन जो है हो गया है, क्योंकि जैसे ही बसंत ऋतु का आगमन होता है वैसे ही चारों तरफ शोभा को समाज अर्थात चारों तरफ से समाज और वो वातावरण जो है क्या हो जाता है, शोभायमान हो जाता है और सुख उस चारों तरफ पुष्पों से लदे हुए पेड़ों को देख देख करके और मनुष्य को जो है अत्यंत सुख मिलता है। इसलिए उस सुख को देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे आज बसंत ऋतु राजा जो हैं अपने आने की घोषणा कर चुके हैं, आने की अपनी घोषणा कर चुके हैं और चारों तरफ प्रकृति में जो हैं फूल हरे भरे और एक बसंतमय वातावरण हो गया है, जिसको देख करके हर व्यक्ति का मन प्रसन्नचित हो जाता है। वह अपने सारे दुखों को भूलने लगता है और सारी पीड़ाओं को भूलने लगता है और उस बसंत के मौसम के आगमन की सूचना में अपने आप को आह्लादित कर लेता है। विशेष अर्थ में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रकृति वर्णन की एक नवीन शैली का प्रयोग कवि ने किया है, जिसमें कि उन्होंने प्रकृति का जो है मानवीकरण अलंकार के द्वारा यहाँ पर उसका आरोप किया है। दूसरा यहाँ पर अनुप्रास उपमा अलंकारों का प्रयोग किया है। तीसरा है कि प्रस्तुत पद में जो है कवित छंद का नाद सौंदर्य है और यति गति अपनी जगह है। इसलिए इस प्रकार से कवि ने जो है अपने इन पदों में आपके कहीं पर प्रकृति का वर्णन किया है, कहीं पर नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है, कहीं पर वो प्रकृति के भी स्पेशल बसंत ऋतु का वर्णन वो इसमें करते हैं। इस तरह से ये पाठ हमने पूरा कर लिया है और अब लगभग आपके जो कोर्स में जो कवि थे सेकेंड ईयर में वो हमने पूरे कर लिए हैं। तो आप व्याख्या करके और अपने घर पे पढ़ाई शुरू करना शुरू कर दो। ठीक है बेटू। आज हम लोग सेनापति के जो आगे के पद हैं उनका अध्ययन करेंगे। मैंने 3 नंबर के पद तक आपको व्याख्या बता दी थी और आगे की व्याख्या शुरू कर रहे हैं हम लोग। कालिंदी की धार निर्धार है अधरगन, अली के धरत जा निकाई